स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर पे यूपी एग्ज़ाम को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बैल की मुहर मुख्य रूप से किस स्थल से प्राप्त हुई है जो इस सभ्यता के व्यापारिक महत्व को दर्शाती है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं? तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति यहीं से मिली है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है। और आगे बात करें अगर लोथल की, तो लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये बंदरगाह रहा है कहाँ पे लोथल? तो वर्तमान गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। इसके अलावा हम अगर कालीबंगा की बात करें, तो कालीबंगा राजस्थान में है। इस समय राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा से जूते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जूते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर हम बात करें अगला, तो अगला है बनावली। बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में यहाँ से हमें मिट्टी के बने हुए हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का बना हुआ हल। मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। एक है सूरकोटदा। सूरकोटदा जो है ये भी गुजरात में है। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़ों के अवशेष मिले हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ साथ यदि हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषता की बात करें, तो यहाँ पे नगर नियोजन था। सीधे सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। साथ में यहाँ पे जल निकास प्रणाली बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि ढकी हुई नालियाँ का प्रयोग किया गया था जो बेहद उन्नत थी। यहाँ पे सेलखड़ी से बनी मोहरें मिली हैं। मन के बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं। संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1899, मोपला विद्रोह 1921 या अहोम विद्रोह 1815। तो यही जो अहोम विद्रोह 1815 नहीं बल्कि ये 1828 है। क्या है? 1828 है। अब जो अहोम विद्रोह था ये असम से संबंधित, कहाँ से? असम से संबंधित है। असम में हुआ था और किसके खिलाफ हुआ था? तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था ये। चलिए आगे बात करें यदि संथाल विद्रोह की, तो ये 1855 और 56 याद रखेंगे। इसमें आप सिद्धू कान्हू, यानी यहाँ पे नाम याद रख सकते हैं। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव, ये नाम इसमें आप याद कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह जो है 1899 से आप 1900 याद रख सकते हैं। यहाँ पे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह हुआ। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। यहाँ पे खास तौर पे याद रखेंगे आप बिरसा मुंडा का नाम याद रख सकेंगे। और इसी को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोपला विद्रोह की, तो मोपला विद्रोह 1921 है। मोपला विद्रोह ये केरला में होता है। कहाँ पे? केरला में। तो केरल में। तो यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई,
हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार थे, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक थे। ठीक है, तो ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन रहता था? 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न कौन रहता था? 9 रत्न रहते थे। इनमें अगर कौन कौन था, तो एक कालिदास थे जो कि भारत के शेक्सपियर बोले जाते हैं। कालिदास के अलावा वराह मिहिर थे। वराह मिहिर थे, ये खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे। नाम आता है अगला अमर सिंह का। अमर सिंह भी थे। अमर सिंह जो थे संस्कृत के विद्वान थे। इसके साथ साथ आप धन्वंतरी का नाम याद रखेंगे। धन्वंतरी धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे जो कि यहाँ पे वर्णित है। ठीक है, उसके साथ साथ वर रुचि थे। यहाँ पे वर रुचि व्याकरण और संस्कृत के विद्वान थे। व्याकरण और संस्कृत के विद्वान। ठीक है, इसके साथ साथ बेताल भट्ट का याद नाम रखेंगे। बेताल भट्ट थे। ठीक है, बेताल भट्ट ये भी विद्वान जादूगर थे। छपड़क थे उनके, जो कि छपड़क प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। साथ में शंकु थे। शंकु जो कि वास्तुकार थे। एक थे घटक पर जो थे ये कवि थे। तो ये लोग 9 रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो यहाँ से धन्वंतरी को जरूर याद रखिए, कालिदास को याद रखिए, वारामिहिर को याद रखिए और अमर सिंह को, ये तो याद ही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न में है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग, M.G. रानाडे, आनंद मोहन बोस, N.M. जोशी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आनंद मोहन बोस ने इसको स्थापित किया था। कब किया था? तो डेट था 15 मई 1878 का। 15 मई 1878 का। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता का टाउन हॉल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 5। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पूर्वी काराकोरम श्रेणी, धौलाधर श्रेणी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जोजिला दर्रा है ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में। और है कहाँ पे? तो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। इसके अलावा लद्दाख में कुछ और दर्रे हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं। जैसे लद्दाख में खारदुंगला दर्रा पड़ता है। खारदुंगला दर्रा कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। इसके अलावा चांगला, यानी ला का मतलब दर्रा होता है, चांगला, जोजिला हो ही गया। इसके अलावा काराकोरम दर्रा है। फिर उमलिंगला दर्रा हो गया। बारालाचा दर्रा है यहाँ पे। तंगला दर्रा है, तंगलांग दर्रा। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न संख्या है 6। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ये मोहम्मद इकबाल जी हैं। इसे कब इन्होंने लिखा था? तो 1904 ईस्वी में लिखा था। ये उर्दू गज़ल है। ठीक है, और इसका अन्य नाम तराना ए हिंद है। तराना ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1913 में इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल मिला था। साहित्य का नोबेल, इसे आप याद रखिए। और एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? चना, कपास, मटर, गेहूँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खरीफ की फसल में कपास हो गया। इसके अलावा धान हो गया। धान के अलावा आप मक्का याद कर सकते हैं। मक्का, ज्वार है, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया,
अरहर हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, इसके साथ मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली, फिर तिल हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, जूट हो जाएगा और कपास हो गया। ये कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है, बोने का समय है, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर में क्या होती है? काट ली जाती है, ठीक है। तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 8। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, कन्याकुमारी या किबिथु? इनमें से कोई नहीं, तो ये किबिथु है। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। और इंदिरा काल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा? उत्तरी बिंदु। कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी जो है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है ना कि ये भी दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये मुख्य भूमि को टच करती है। किसको? मुख्य भूमि को टच करती है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी अगर पूर्वी बिंदु हो गया किबिथु, अगर पश्चिमी बिंदु पूछता तो पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो ये हो जाता है गुहार माता। गुहार माता जो कि है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तुंगभद्रा, नर्मदा, मांडवी, साबरमती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नर्मदा गिरती है, मांडवी गिरती है, साबरमती गिरती है, बट तुंगभद्रा नहीं गिरती। तो सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा, मांडवी, साबरमती और जुआरी नदी एक आ जाती है, जुआरी, शरावती नदी, ठीक है। पेरियार नदी हो गई, पेरियार नदी और भरतपुजा, ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक? देखिए अगर बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो ये 1770 ईस्वी में है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1935 है। इंपीरियल बैंक की बात करें तो ये 1921 ईस्वी में है। भारतीय स्टेट बैंक जो है ये 1 जुलाई 1955 है। तो सबसे पुराना कौन सा, यानी पहला बैंक इसमें हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन 1908 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू या CR दास? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मोतीलाल नेहरू जी थे। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास यानी CR दास का नाम आपको याद हुआ होगा। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दादा भाई नौरोजी से देखें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वायु वृद्ध पुरुष बोला जाता है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने बुक लिखी थी जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत बताया था, ठीक है। और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए हैं। ट्रिक याद रखिए, CLC एक 1886, 1893 और 1906 यानी C से कलकत्ता में 1886 का अधिवेशन,
ये लखनऊ में 1893 वाला, फिर कलकत्ता में 1996। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है? कोसी नदी, बेतवा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, या इनमें से कोई नहीं? तो यह है बेतवा नदी। अब कोसी की बात करें, गोमती नदी की बात करें या घाघरा नदी की, तो ये तीनों की तीनों जो हैं ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बाणा सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? रिहंद नदी, कर्मनाशा नदी, सोन नदी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं? तो ये सोन नदी पे है। चूँकि ये मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश का ये क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है ये बाणा सागर बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम उत्तर प्रदेश के कुछ बेहतरीन बांधों को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला तो रिहंद बांध हो गया, ये सोनभद्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र की पिपरी नामक स्थान पे पड़ता है। ठीक है। इसी जगह पे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी है। ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा हम लोग याद करेंगे ओबरा बांध, जो कि यह भी रिहंद नदी पे है। कहाँ पे? सोनभद्र में है। ठीक है। जो बहुत बार पूछा जाता है वो है माता टीला बांध। कौन सा? माता टीला बांध जो है ना, ये बेतवा नदी पे पड़ता है। कौन सी नदी? बेतवा नदी पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर में। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। एक है अदवा बांध। कौन सा बांध? अदवा बांध। तो अदवा बांध जो है वो मिर्जापुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। ठीक है। एक है चंद्रप्रभा बांध जो है ये चंद्रप्रभा नदी पे है, चंदौली में। कहाँ पे? चंदौली में है चंद्रप्रभा नदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? डब्ल्यू पिडरबन, ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज रूल, मिसेज एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं? तो जॉर्ज रूल हैं। कौन थे? जॉर्ज रूल। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। ठीक है। तो यहाँ पूछा भी वही है। अब हम लोग कांग्रेस की जितने भी अधिवेशन हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो पहला अधिवेशन हो गया। ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है। फिर अगला नंबर आता है 1887। 1887 में ये अधिवेशन होता है मद्रास में। कहाँ होता है? मद्रास में होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। खास क्यों है? क्योंकि ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 1888 वाला ये जॉर्ज रूल हो गए। फिर अगला आप याद रखिए 1896 वाला, जो कि हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है ये रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। कौन? रहीमतुल्लाह सयानी जी करते हैं। खास क्यों है? क्यों एग्जाम में पूछा जाता है? क्योंकि इस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था इस सत्र में, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है 1905 वाला, जो कि होता है बनारस में। कहाँ पे? बनारस अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, जो कि गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिलता है। क्या मिलता है? स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें तो अगला आप याद रखिए 1906 वाला, अभी जो CLC से हमने देखा था, ये भी कोलकाता में होता है।
कोलकाता में होता है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। कौन? नौरोजी करते हैं। ठीक है। इसके बाद से 1907 वाला अधिवेशन याद रखेंगे। 1907 का जो होता है वो सूरत में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। कौन करते हैं? रास बिहारी बोस करते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, यानी कि गरम दल और नरम दल का क्या हो गया? कांग्रेस में विभाजन हो गया। फिर अगला आप याद रखेंगे 1911 वाला। 1911 वाला होता है कोलकाता में। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? बीसन नारायण धर ने किया था। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहली बार जनगण मन गाया गया। फिर अगला आता है 1916 वाला कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि होता है लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। साथ में याद रखेंगे मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो जाते हैं। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एक हो जाती है। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगला आ जाता है 1917 का अधिवेशन, जो कि होता है कहाँ पे? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता करते हैं एनी बेसेंट जी। कौन करता है? एनी बेसेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। महिला अध्यक्ष। ठीक है। इसके बाद से आप याद रखेंगे 1920 का ये विशेष अधिवेशन होता है। कौन सा? विशेष अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। कौन करता है? लाला लाजपत राय जी करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होता है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होता है। ठीक है। फिर अगला आप याद रखेंगे 1924 का बेलगांव अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, वही ये बेलगांव अधिवेशन वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद से आप याद रखेंगे 1925 वाला। 1925 वाला होता है कानपुर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? इसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजनी नायडू। तो ये प्रथम भारतीय महिला बनती हैं। कौन? फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1929 का अधिवेशन आप याद रखिए। 1929 का होता है लाहौर में, लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ पे ये पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। फिर आप याद रखिए 1931 का कराची का अधिवेशन। कौन सा? कराची का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पास होता है। फिर आप याद रखेंगे 1937 का, जो होता है फैजपुर में। फैजपुर अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। ठीक है। इसमें गांव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था। इसके बाद 1938 में आता है, जिसे हम हरिपुरा अधिवेशन करते हैं। हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस, यानी SC बोस जी करते हैं। फिर से आता है 1939 वाला, जो कि है त्रिपुरी अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष भी क्या होते हैं? सुभाष चंद्र बोस। चुनाव जीतते हैं लेकिन बाद में इस्तीफा देते हैं और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं इसके अध्यक्ष। लास्ट वाला याद रखिए 1946 का, जो कि मेरठ अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं JB कृपलानी। कौन करता है? JB कृपलानी। तो ये सारे अधिवेशन हमने पूरा रिवाइज कर लिया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए और इस समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति 10, स्वर्ण सिंह समिति 8, जेबीपी समिति 10 या बलवंत राय मेहता समिति 8। ये स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने 8 की बात की थी कि 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, इसके माध्यम से 8 नहीं बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है, कब? 2002 ईस्वी में होता है, और यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है जो कि शिक्षा से संबंधित होता है। और अगर बात करें मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ है, तो भाग 4A में है, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51A में है। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत परिहार का क्या अर्थ है? सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना, सजा की प्रकृति को हल्का करना, विशेष परिस्थितियों में सजा को रोकना, पूर्णतः क्षमा कर देना, इनमें से कोई नहीं। तो ये है सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि को क्या कर देना? कम कर देना। अगला प्रश्न, भारत की प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, पालकोंडा पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो यह है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, यह केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? केरल के इडुक्की जिले में, इडुक्की जिले में पड़ती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे विशेष बात यह है कि केवल भारतीय प्रायद्वीप की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यानी पूरे दक्षिणी भारत प्लस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? अनाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है किस महासागर के बेसिन में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रशांत महासागर। अब महासागरों का क्रम पूछा जाता है सबसे बड़े से छोटे, तो ट्रिक याद कर लीजिए, पैसा। तो पी से हो जाता है पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। ई से हो जाता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर। फिर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। फिर है साउदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन, इसी को बोलते हैं दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक। फिर है आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। तो ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 24। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ज्वारादन्मुख का विनिर्माण करती है? गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? ताप्ती होगा। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती जो कि भ्रंश घाटी से होकर ये नदियाँ बहती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 25 है, आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद द्वारा एक गांव गोद लेने की शुरुआत कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015। सही उत्तर है 11 अक्टूबर 2014 को। इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं को देख लेते हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 2018 में स्टार्ट होती है। इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है प्रति व्यक्ति को, प्रति परिवार। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर हम अगला योजना देखें तो पीएम किसान योजना। कौन सा? पीएम किसान योजना, जो कि 2019 में ये लॉन्च होती है। इसमें 6,000 रुपये मिलता है पर किसान। हर किसान को कितना मिलता है? 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। 2-2 हज़ार की 3 किस्त मिलती है। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में आती है, 2016 में लॉन्च होती है। तो फसलों के नुकसान के लिए बीमा कवर है ये।
फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 2015 में लॉन्च होती है। हर खेत को पानी के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया जाता है। फिर एक है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 2014 में होती है, यानी सबका बैंक खाता सुनिश्चित करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, जीरो बैलेंस वाला। फिर उसके बाद एक है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये होती है 2015 में स्टार्ट। इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना। अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना है, ठीक है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो होती है 22 जनवरी 2015 को ही लॉन्च होती है, पानीपत हरियाणा से, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 2016 में स्टार्ट होती है, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली एलपीजी कनेक्शन के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, यानी में से कोई नहीं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे है। मृग तृष्णा जो रेगिस्तान में बनती है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे है। ऑप्टिकल फाइबर हो गया। इसके अलावा पानी के अंदर हवा का बुलबुला, यानी पानी के अंदर हवा का बुलबुला, बुलबुला ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। कांच में दरार का चमकना, यानी कांच में दरार का चमकना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए? विरल माध्यम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 22। ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता को समर्पित है और जिसके रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं? दूसरे मंडल, तीसरे मंडल, सातवें मंडल या 10वें मंडल, या उनमें से कोई नहीं? तो ये तीसरे मंडल में वर्णित है, ठीक है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। हाँ, विश्वामित्र थे। इसके अलावा ऋग्वेद में अगर बात करें तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिस देवता का उल्लेख है उनका नाम इंद्र है। इंद्र को पुरंदर का देवता बोला जाता है, यानी पुरंदर मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। इनका वर्णन लगभग 250 बार से प्लस बार ज़्यादा बार इनका वर्णन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 23। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच नर्मदा जेल में हुई ऐतिहासिक पुना पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या था? दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को खारिज करना और उनके लिए सीटें आरक्षित करना, यही सही है। बाकी दलित वर्ग के लिए एक अलग राज्य की मांग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को तुरंत समाप्त कर लेना नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी नहीं है। तो इसमें आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 147 कर दिया गया था और गांधी जी का अनशन समाप्त हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 24। खड़ी बोली हिंदी और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी भारत का तोता कहा जाता है, उनका जन्म 1253 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बदायूं में, पटियाली, कासगंज में, इटावा में, कन्नौज में, इनमें से कोई नहीं? तो पटियाली कासगंज में हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ महान व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म स्थान बार बार पूछा जाता है। तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें बड़ा नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म स्थान रहा है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है मुगल सराय, वर्तमान में चंदौली का पाठ है, ठीक है। पहले वाराणसी का पाठ था, फिलहाल में चंदौली का पाठ है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, इनका जन्म स्थान वाराणसी है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात करें तो इनका जन्म स्थान शाहजहाँपुर है। कहाँ है?
शाहजहाँपुर। इसके साथ साथ आप बेगम हजरत महल का नाम याद रख सकते हैं। बेगम हजरत महल, इनका जन्म होता है फैजाबाद। इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। इसके अलावा आप चौधरी चरण सिंह का नाम याद रख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म स्थान है मेरठ में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महान व्यक्तित्व हैं, जैसे बीपी सिंह, जिसे हम विश्वनाथ प्रताप सिंह बोलते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म स्थान इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज। मुंशी प्रेमचंद की बात करें, मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म स्थान लमही वाराणसी है, लमही वाराणसी में। हरिवंश राय बच्चन का है इलाहाबाद प्रयागराज, यानी प्रयागराज में है। इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब की बात करें तो इनका जन्म स्थान आगरा है, ठीक है। महादेवी वर्मा, इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद है, इसके साथ साथ फिराक गोरखपुरी, तो नाम में ही गोरखपुरी, तो यानी गोरखपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी, जो मूर्तिकला, चित्रकला और ग्राफिक जैसी दृश्य कलाओं को बढ़ावा देती है, कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो यह है लखनऊ में। और राज्य ललित कला की स्थापना 1962 ईस्वी में होती है। कहाँ पे? लखनऊ में होती है। इसके अलावा अगर लखनऊ में कुछ संस्थान की बात करें तो यहाँ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? ये कहाँ पे है? ये लखनऊ पे है, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? लखनऊ में है। इसके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसके अलावा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। आशा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।